बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमारी डिस्कशन हो रही थी एक्सचेंज ऑफ एसिड से रेलिवेंट, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रेलिवेंट, और उससे रेलिवेंट तमाम तर कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को डिलीवर कर चुका। हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए और इन डिटेल इस टॉपिक को देख लिया था। आज हम लोग अपनी बुक में से देखेंगे कि इन्होंने थ्योरेटिकल पॉइंट्स कौन कौन से लिखा हुए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, मेंशन किया गया एन एसिड may be acquired in exchange for another asset। लेकिन अब यहाँ पे गौर करें तो क्या लिखा है उसने, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं किसी और एसिड के अगेंस्ट ही अपना न्यू एसिड एक्वायर करूंगा। हाँ, कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ सच एन एसिड। सच एन एसिड से क्या मुराद है यहाँ पर, कौन सा एसिड, जो एसिड एक्वायर किया उसकी कॉस्ट इज मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू। अब जरा जुमले पे गौर करो। देखें, अकाउंटिंग से ज्यादा जरूरी होता है आपका BWCS का नॉलेज, बेसिकली इंग्लिश का नॉलेज। इंग्लिश का नॉलेज जितना अच्छा होगा ना, इंग्लिश की टेस्टिंग नहीं होने वाली यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश का नॉलेज जितना अच्छा होगा आप उतने अच्छे तरीके से इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से आप इसकी स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। अब इसने बात क्या की है, इसने कहा है कि हम कभी कभी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी किया करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो न्यू एसिड है उसको रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर। ऑलराइट, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम तो रिकॉर्ड क्या करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप के ऊपर। और इसने क्या कहा है कि न्यू एसिड को मेजर करना एट इट्स फेयर वैल्यू अनलेस। अब वो कहता है भाई इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या, कि अगर ये दो सिचुएशंस आ जाएं तो आपने इसको इसकी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करना। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई आप न्यू एसिड को उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना, मतलब बाकी तमाम सिचुएशन में फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड ही होगी, लेकिन कहते हैं अगर ये दो सिचुएशंस आ जाएं तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड यूज ना करना। कब, अब वैसे अगर मैं आपसे पूछूं जितना नॉलेज आपके पास था, हम फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड के ऊपर एसिड रिकॉर्ड कब करते थे, जब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड गिवन ही ना हो। ऑलराइट, और सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड हो तब रिकॉर्ड करते थे। या प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मोर क्लियरली एविडेंट, the fair value of asset acquired is more clearly evident, तो भी हम लोग एसिड को रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड। शाबाश। और इसके अलावा बाकी सिचुएशन फिर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन थी हमारे पास। बेसिकली तीन मेजरमेंट्स हैं। क्या, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड, एसिड गिवन अप, एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन। ऑल राइट, तो उसने कहा है कि आपने फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड पे रिकॉर्ड करना है अनलेस क्या, फर्स्ट एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। सबसे पहली बात यही आई थी क्या, कि क्या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। तो हम लोगों ने कहा था यस और नो। तो पहला पहला पॉइंट मैंने कहा था कि अगर नो आ जाए तो हमने कहा था कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड पे तो नहीं जाएगा ना। तो पहली बात ये आ गई कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस ना पाया जाए, लैक्स ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो, तो एसिड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड पर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो किस पर रिकॉर्ड होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन प्लस माइनस कैश। ऐसा ही है ना। फिर the fair value of neither assets received, मतलब asset acquired, nor the asset given up is reliably measurable। अब देखो सपोज अगर दोनों रिलायबली मेजरेबल हैं, अगर दोनों रिलायबली मेजरेबल हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप। ऑलराइट, लेकिन अगर फिर हमारे पास रिलायबली मेजरेबल हैं लेकिन साथ में क्या देता है, द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड इज मोर क्लियरली एविडेंट, तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड
ऑलराइट। लेकिन अगर मोर क्लियरली एविडेंट की बात नहीं करता और कहता है कि एसिड्स की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन प्लस माइनस कैश। गॉट इट, गॉट इट। लेकिन उसने क्या कहा, फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसिड्स रिसीव्ड नॉर द एसिड गिवन अप इज। तो जब हम लोगों ने कहा था कि अगर रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन प्लस माइनस कैश। मेरी बात समझ आ गई हो? किसी को डाउट? जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो आप लोग ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे कि कोई चैलेंज है, 100 मीटर रेस है और जो पहले पहुंच गया वो जीत गया। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आती कि बेसिकली आपने पढ़ा क्या है। तो जब आप लोग फर्स्ट टाइम कोई चीज पढ़ रहे हो ना, तो अपने आप को खुद से पढ़ाओ, उस चीज को अंडरस्टैंड करो कि बेसिकली देखो भाई, इंग्लिश हमारी कोई मदर टंग तो है नहीं। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए ना कोई बात नहीं, अगर आपको 5 मिनट ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के वो 5 मिनट आपके एक अटेम्प्ट को सेव कर जाएंगे। आपका आज जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा ना, आप जितने भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनमें आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो इस वजह से इसको अच्छे तरीके से पढ़ा करो कि बुक हमें कहना क्या चाहती है। ऑलराइट, इसको ऐसे ना पढ़ो कि जैसे हम लोग कुरान मजीद को पढ़ रहे होते हैं, अरेबिक में लिखा हुआ है और हम सिर्फ सवाब की नियत से पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग पढ़ने पर सवाब भी नहीं मिलता। उसको तो पढ़ने पर चलो कम से कम सवाब तो समझ नहीं आ रही होती, वो एक अलग बात है। नहीं आ रही होती कि क्या पढ़ रहा हूं मैं, अरेबिक में अगर पढ़ूंगा तो मेरी लैंग्वेज नहीं है ना। हाँ, लेकिन सवाब मिल रहा होता है, इसका तो सवाब भी नहीं मिलना। तो ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर इसको समझ के नहीं पढ़। वैसे तो कुरान मजीद को भी समझ के पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको तो और ज्यादा। अब देखो, इन सिंपल टर्म्स, अब देखो रूल ऊपर वाला ही था। क्या रूल है? कहता है द कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज एसिड, या आप लोग लिख लें द कॉस्ट ऑफ एसिड एक्वायर्ड इज मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू अनलेस द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस और the fair value of neither assets is reliably measurable। ये रूल था। अब इस चीज को ना एक्सप्लेन करने जा रहा है। कहते हैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको यही बात बताऊं, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस व्हेन एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू चेंज टू अ material extent as a result of। आप अपना कोई भी एसिड एक्सचेंज कब करोगे? अच्छा, सपोज पहले वाला एसिड जो आपको बेनिफिट्स दे रहा था, अगला एसिड भी बिल्कुल सेम वैसे ही बेनिफिट दे रहा है, क्या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करने का कोई फायदा है? तो जब भी आप एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करेंगे, आपके जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं वो हमेशा डिस्टर्ब होंगे। अब मैं जब भी कोई एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करूंगा, तो लाजमी बात है मैं कोई पुराना प्लांट एंड मशीनरी देकर नया प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि पुराने प्लांट एंड मशीनरी से जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे थे, क्या न्यू से वही मिलने हैं? ज्यादा मिलने हैं। तो जब ज्यादा मिलने हैं, मेरे कैश फ्लोज डिस्टर्ब हो नहीं गए? क्या सेम रहे कैश फ्लोज? तो उसने कहा है कि बेसिकली कमर्शियल सब्सटेंस क्या है? कमर्शियल सब्सटेंस है कि अगर हम लोग एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करें, तो उस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के रिजल्ट्स में जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं वो हमारे मेटीरियली चेंज हो जाएं। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है, वो इमटेरियल को तो हम वैसे इग्नोर कर देंगे, मेटीरियली चेंज हो जाएं एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो हम लोग समझते हैं कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। ऑलराइट, कोई डाउट? लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि भाई एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हमारे फ्यूचर के कैश फ्लोज में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, तो इट मींस दैट ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। और अगर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस है तो रूल क्या था? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। गॉट इट? फिर चाहे फेयर वैल्यू गिवन ही क्यों ना हो, हम लोगों ने उसको इग्नोर कर देना। बात समझ आ गई? कहता है
it is usually assumed that exchange transaction, कहता है नॉर्मली जर्नली अगर हम लोग देखें तो ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस पाया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में खुद से बता देगा तो हम उसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो गई, तो मींस दैट कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। डन। फिर कहता है इफ द न्यू एसेट इज मेजर्ड एट न्यू एसिड। अब देखो ऊपर वाली बात, ये जो बात थी इसमें वो न्यू एसिड को ओल्ड एसिड की कैरिंग अमाउंट के ऊपर लेके जा रहा था, ऐसे ही था ना, लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो न्यू एसिड रिकॉर्ड होगा, मेजर्ड होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड। कहते हैं अगर आप उसको उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो तो द फेयर वैल्यू ऑफ द एसिड, इसको यूज कर, अगर आप लोग फेयर वैल्यूज पर जा रहे हो तो प्रेफरेंस किसको देना, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप टू मेजर द कॉस्ट ऑफ द एसिड रिसीव्ड, अनलेस, अब इसमें भी एक्सेप्शन आ गई है। क्या बेसिक रूल क्या है कि जब फेयर वैल्यूज गिवन हो तो आपने फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप को प्रेफर करना है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसिड रिसीव्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट हो तो फिर इसको कर, और अगर ऐसा ना हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन। गॉट इट। अच्छा फिर देखें, इफ द न्यू एसिड इज नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यूज नहीं है, उसको फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं किया जा सकता, इट्स कॉस्ट इज मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप इन एक्सचेंज। तो क्या ये जो मैंने आप लोगों को बताया था फ्लो चार्ट, ये सारी थ्योरी को कवर कर नहीं गया, जिसको ये फ्लो चार्ट समझ आ गया था ना, उसके लिए ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे ये सबसे ज्यादा इजी थे। बात क्लियर। इसी को बेस बनाकर ये एग्जाम्पल थी। इस एग्जाम्पल में 1 2 3 ये तो मेरे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही रेलिवेंट डिस्कस हो गए थे। बात आ जाती है फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में देखे तो कैश तो है नहीं, साथ में कॉस्ट गिवन, बुक वैल्यू गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप गिवन, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड मौजूद। अगर ये क्वेश्चन यहीं तक होता, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना होती, तो मैं प्रेफर करता 4.6 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। ऑल राइट, लेकिन जैसे ही मैंने इससे रेलिवेंट ट्रांजैक्शन 4 की एडजस्टमेंट्स को देखा तो इसने क्या कहा, एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं पाया जाता। तो जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो फेयर वैल्यू पर हम लोग नहीं जाएंगे, तो किस चीज पर जाएंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन, इस पे एसिड की रिकॉर्डिंग। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। एक मतलब सिर्फ इसको थोड़ा सा रीड कीजिएगा जी, क्या लिखा हुआ था इसमें देखें, द कॉस्ट ऑफ द डे टू डे सर्विसिंग ऑफ द आइटम्स आर recognized in as incurred, usually as repair and, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बात ना समझ आई हो, कहता है कि ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस मतलब कैश के आउटफ्लोज जो आपको डे टू डे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हों, वो आपने हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करने हैं। मींस दैट जब भी वो एक्सपेंस इनकर्ड होगा, आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेके जाना है उस रेलिवेंट पीरियड के। कोई डाउट? मतलब इसका आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो आपके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ही क्यों ना हो किसी नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, वो भी नॉन करंट एसेट को चार्ज नहीं करोगे, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो जाए। क्लियर? अच्छा बेसिक रूल ये है डे टू डे ऑपरेशन,
जैसे गाड़ी का परचेज कर लेना कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि इसने तो 100 से ज्यादा मुझे बेनिफिट देने हैं, लेकिन जो उसमें मैं पेट्रोल डलवा रहा हूं, जो मैं मंथली बेसिस पे उसकी सर्विस एंड ट्यूनिंग वगैरह करवा रहा हूं गाड़ी की, वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए है, तो वो कभी भी कॉस्ट ऑफ व्हीकल का पार्ट, वो एक्सपेंस आउट हो जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, कहते हैं सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब बाद में आने वाले, किसके बाद में आने वाले? इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद होने वाले एक्सपेंसेस। क्या करना है? रिलेटिंग टू, और ऐसे एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक नॉन करंट एसिड से ही हो। क्या करें? आफ्टर देयर इनिशियल एक्विजिशन और रिकॉग्निशन इज, अब यहां तक बात क्या समझ आई कि भाई इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद भी अगर कोई एक्सपेंस होता है तो कहते हैं इसको कैपिटलाइज कर दो। एम आई राइट? लेकिन अगर आधी बात पढ़ोगे तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा। आगे देखो क्या कहता है, कहते हैं इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर, अब उसने इफ लगाकर ना कंडीशन लगा दी कि भाई कैपिटलाइज कब करना है, जब वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पर पूरा उतरे, और अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पर ही पूरा ना उतरा तो फिर एक्सपेंस आउट हो जाए। और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये 2 पॉइंट्स थे। ऑलराइट। अच्छा, फिर देखो, कहते हैं इन प्रैक्टिस this usually means that expenditure is capitalized if it, अब उसने ना इस चीज को एक्सप्लेन किया। कहता है कि भाई बेसिकली मैं ऊपर वाली लाइन में आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि कब आपने कैपिटलाइज करना है, अगर इंप्रूव द, कौन, किस एक्सपेंडिचर के करने से एसेट्स में इंप्रूवमेंट्स आ जाएं, तो फिर आप ले जाकर कैपिटलाइज कर देना है। फिर क्या कहता है? इज फॉर, अगर किसी रिप्लेसमेंट पार्ट के तौर पर आ रहा है, मतलब एक तो होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, छोटे छोटे नट बोल्ट्स वगैरह आपने चेंज कर दिए, वो एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। लेकिन एक गाड़ी थी आप लोगों के पास और उसका इंजन ही डैमेज हो गया है, इंजन ही खत्म हो गया है, तो अब इंजन के बदले इंजन रिप्लेस होगा। आपको पता है इंजन किसी भी गाड़ी का एक मेजर पार्ट है, और ये नहीं है ये 10 12 20 25 हजार रुपए में चेंज हो जाएगा, इसमें लाखों रुपीस लग जाते हैं, मतलब मटेरियल अमाउंट है। एम आई राइट? तो जब आप किसी एक मेजर पार्ट को रिप्लेस करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो मेजर पार्ट जो न्यू आप लेके आ रहे हो वो कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट, और जो एसिड वहां पे इंजन वगैरह आप रिप्लेस कर रहे हो उसको डिस्पोज करोगे। गॉट इट? वो बातें इंशाल्लाह हम लोग सीख लेंगे कि डिस्पोजल किस तरह से होगा। मतलब अब देखो, आपके पास पुराना मोबाइल है, पुराना मोबाइल आपने दे दिया, नया मोबाइल ले लिया, अब आपसे कोई पूछे कि भाई आपके पास कितने मोबाइल हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास 2 मोबाइल हैं। एक मोबाइल, अच्छा, क्या आपसे पूछा जाए भाई कितने वाला मोबाइल है, न्यू मोबाइल की कीमत बताओगे या पुराने की बताओगे? अब एक गाड़ी में एक पुराना इंजन मौजूद था, लाजिम बात है वो रिकॉग्नाइज था, आपने इनिशियल रिकॉग्निशन, वो डेप्रिशिएट भी हो रहा था। अब गाड़ी का इंजन रिप्लेस हो गया, गाड़ी से पूछा जाए तुम्हारे पास कितने इंजन है, तो वो क्या कहेगी? मेरे पास 2 इंजन है। कितना? तो आप 2 कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? आप अगर न्यू इंजन को आके सिर्फ रिकॉर्ड कर दो और पुराने को डिस्पोज ना करो, फिर तो आपके पास तो 2 इंजन रिकॉर्ड हो जाएंगे, तो पुराने को डिस्पोज भी तो करना पड़ेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज रिलेटिंग टू मेजर इंस्पेक्शन, और बेसिकली अगर वो कहे ना कि भाई ओवरहॉलिंग एक्सपेंस, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं। जर्नल वे में कहे तो हमेशा एक्सपेंस, हमेशा एक्सपेंस। लेकिन अगर वो ये कह दे कि भाई ओवरहॉलिंग एक्सपेंस है और ये मेजर है, मटेरियल अमाउंट के हैं, या कह दे इनके रिजल्ट्स में एसिड्स में इंप्रूवमेंट आ गई है,
तो फिर ओवरहॉलिंग एक्सपेंस आपके कैपिटलाइज हो जाए। गॉट इट? तो अब साथ में उसने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। इंप्रूवमेंट से मुराद इनहांसिंग इट्स और एक्सटेंडिंग इट्स परफॉर्मेंस को इनहांस करना, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज या यूजफुल लाइफ में इंक्रीज। तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटलाइज। रिप्लेस्ड पार्ट इज, अब देखो, न्यू पार्ट कैपिटलाइज और जो पुराना पार्ट है वो डी रिकॉग्नाइज, मतलब डिस्पोजल रिकॉर्ड करोगे उसका। फिर मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग, द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन और ओवरहॉल इज डी रिकॉग्नाइज्ड अगर हुई तो क्वेश्चन में बता चाहिए। एनी प्रॉब्लम जी? अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा ना, तो ये पीपीई का जस्ट इंट्रोडक्शन था कि पीपीई में हमारे पास टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसिड्स हैं। फिर हम लोगों ने इनटेंजिबल एसिड्स को साइड पे कर दिया कि हमारे स्कोप से बाहर हैं। हम टेंजिबल्स के ऊपर आए। जब टेंजिबल्स की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखा तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो जैसे ही कॉस्ट की बात आई तो हमने कॉस्ट की डिस्कशन शुरू कर दी। कॉस्ट के लिए हम लोगों ने कहा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। फिर कॉस्ट को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया तो हम लोगों ने कहा कि इसमें परचेज प्राइस शामिल होगी, इसमें आप लोगों ने डिस्काउंट्स को लेस कर देना है, किसी किस्म के रिबेट्स हैं तो वो भी लेस कर देने हैं, आपने इसमें ऐड करने हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है। फिर आपने इसमें ऐड करने हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? हर वो एक्सपेंस जो आपके एसेट को उसकी लोकेशन and condition capable of operating in the manner intended by management। इस सेंटेंस को बार बार पढ़ना ताकि आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाए कि आपने ये बात लिखनी है। जो ऐसे एक्सपेंसेस जो इस कंडीशन पे पूरा होते हैं, जो आपके एसेट्स को अवेलेबल फॉर यूज बनाने के लिए जरूरी हों, तो वो सारे के सारे कैपिटलाइज कर देना। उनमें कौन कौन सी एग्जांपल शामिल थी? लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट शामिल है और टेस्टिंग कॉस्ट शामिल है। लेकिन आप लोगों ने स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को शामिल नहीं, टेस्टिंग कॉस्ट आएंगे लेकिन इसके अगर कोई नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं तो वो लेस हो रहे होते थे इसमें से। ये हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं इन चीजों को। ऑलराइट। अच्छा, किसी किस्म के कोई लीगल चार्जेस हैं, कोई प्रोफेशनल फी वगैरह है तो वो लेकर आनी है। साथ में हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिमूविंग द एसेट्स और साइट प्रेपरेशन। एक तो साइट प्रेपरेशन है, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी। दूसरा ये है कि वो जो साइड प्रेपरेशन थी उसको अपनी ओरिजिनल हालत में लेकर आना एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, उसकी कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाती है। ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर। फिर हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ एसिड्स को डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने क्या पॉइंट्स डिस्कस किए कि आपने देखना है सब पहले हमने देखा इसको बिल्कुल सिंपल वे में कि किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट्स गिवन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। तो हमने क्या कहा कि भाई अगर या तो फेयर वैल्यू गिवन होगी या नहीं होगी, या दोनों की होगी या किसी एक की होगी। तो ये टोटल 4 पॉइंट्स बन रहे थे। हमने कहा कि अगर दोनों एसिड्स की फेयर वैल्यू गिवन हो तो फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन प्लस माइनस कैश। ऑलराइट। अगर न्यू एसिड की फेयर वैल्यू ना हो और ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू हो तो भी ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। अगर न्यू एसिड की फेयर वैल्यू हो और ओल्ड की ना हो तो फिर न्यू एसिड की फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अब प्लस माइनस कैश नहीं करेंगे। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन अब प्लस माइनस कैश। फिर हम लोग आए, इसको जरा डिटेल में देखा तो पता चला कि भाई ये भी साथ में चेक करना है कि फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है। हम लोग जा रहे थे फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप के ऊपर, तो क्वेश्चन में बता दिया गया द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो हमने अपना रुख बदल दिया, हम न्यू एसिड की फेयर वैल्यू के ऊपर चले। बात क्लियर? लेकिन जब हमें पता चला कि बोथ एसिड की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है तो
फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश। जब पता चला कि नहीं हो सकती तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। ऑलराइट, और फिर हम लोगों ने एट द एंड सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स को देखा। हम लोगों ने कहा कि सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो सकते हैं अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करें। क्या मतलब कि अगर इन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हमारे एसेट्स में कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, किसी किस्म का कोई रिप्लेस्ड पार्ट हो या मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग हो तो कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज एक्सपेंस आउट। एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? एक इंस्पेक्शन या ओवरहॉलिंग, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, अब क्या? अब जब अब ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में नहीं आता, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये अब जब जाएंगे तो अच्छा खासा एक एक्सपेंस है, इसमें भी काफी सारे पार्ट्स वगैरह चेंज होंगे या इस किस्म के। तो पुराने पार्ट्स को आप लोगों ने डी रिकॉग्नाइज कर देना और न्यू पार्ट्स को कैपिटलाइज रिकॉग्नाइज कर देना। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की हम लोग डिस्कशंस करेंगे। आर यू रेडी? डेप्रिसिएशन को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद है मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व करवाए थे। इनिशियल मेजरमेंट मतलब कॉस्ट को डिटरमिन करने से रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो सिंपली क्या पूछा गया था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडिशन टू फिक्स एसेट। मींस दैट कोई भी नया एसेट अगर एक्वायर करूंगा तो मेरे पुराने एसेट्स में एडिशन नहीं हो जाएगी, तो वो एडिशन कितनी अमाउंट से जाकर होगी? तो इसकी कॉस्ट से जाकर एडिशन होगी। अब जाके डिटरमिन करते हैं मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, और वो हमारे पास क्या आएगी? अब आप लोगों ने ना लिखना था क्वेश्चन नंबर 1 साथ में लिख देते कॉस्ट ऑफ एसेट, और जिस तरह से ये चीजें और डिस्क्रिप्शंस गिवन है आपने ये सारी लिखनी होती हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता आपने कैलकुलेटर उठाया और आपने लिखा 50,500 प्लस 2,560,000 प्लस दिस माइनस दिस और ये इग्नोर इज इक्वल टू आंसर आया और आपने कहा ये लो ये इसका आंसर है, तो उसने सिंपली कैंसिल कर, ये आंसर नहीं चाहिए। 5 नंबर के लिए उसको ये वाला आंसर नहीं चाहिए, उसको ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर चाहिए तो ये सारा मेथड और वैल्यू आई कैसे, तो हम उसे बताएंगे कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग चार्जेस, फिर आ रहा है पेमेंट मेड टू बैंक टूवर्ड्स रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हुए आपने ये देखना है कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है और कौन सी इररेलिवेंट है। ऑलराइट, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया मुझे तो ये भी नहीं पता कि लेटर ऑफ क्रेडिट ही क्या होता है, और वो बात कर रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के ओपनिंग चार्जेस। अब देखें, अगर हम लोग विद इन कंट्री कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं यूज करते, हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, हम लोग जाकर चेक यूज कर सकते हैं अगर विद इन कंट्री ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग। इवन कि अगर चाहें तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है। अगर विद इन कंट्री हो, चाहे आपका बैंक अकाउंट है इस्लामाबाद में और ट्रांजैक्शन हो रही है कराची में तो हो जाएगी, आप कराची के किसी बैंक से भी अपने इस्लामाबाद के बैंक में मौजूद पैसा निकलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऑलराइट, लेकिन चेक में एक प्रॉब्लम आ गया। बेसिकली ये लीगल करेंसी के तौर पे यूज हो सकता है, कैश इक्विवेलेंट के तौर पे यूज हो सकता है, लेकिन अगर मैं आज आपको 1 मिलियन का चेक बना के दे दूं, क्या आपको पता है मेरे अकाउंट में 1 मिलियन पड़ा भी है? हो पता चले उसमें 1,000 भी ना हो और चेक कितने का बना के दे दिया, क्या मैं आपको अपना बैलेंस थोड़ी शो करूंगा? क्या ख्याल है? तो चेक में फ्रॉड हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि चेक फेक बन जाते हैं, बहुत से बिजनेसमैन ऐसा कर रहे होते हैं कि जो उनका एक्टिव अकाउंट्स होते हैं उनकी चेकबुक वो घर छोड़कर आते हैं, और जो उनके इनएक्टिव अकाउंट्स होते हैं ना उनकी चेकबुक ऑफिस में पड़ी हुई है, वहां से बना के दे देते हैं कि भाई अभी तो जा तू घर, तुझे बाद में डील कर लेंगे। ऑलराइट, तो यही वजह है कि अब चेक के ऊपर ना इतना भरोसा नहीं। अब किसी को कहो ना कि यार मैं तुम्हें चेक दे देता हूँ 10,000 रुपए का, तो कहेगा नहीं भाई चेक ना दें मुझे,
आप वैसे कैश दे दो, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, लेकिन चेक नहीं लूंगा। क्यों? आप बैंक में जाओ, बैंक वाले कहेंगे भाई ये चेक ही फेक है, आपको तो खामखा का चक्कर पड़ गया है ना। यही वजह है कि बाहर वाले भी हम पे यकीन, जब आप घर वाले ही एक दूसरे पे यकीन नहीं कर रहे तो बाहर वाले कहां से करेंगे? सच्ची बात है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी अपना एसेट या जब भी कोई भी प्रोडक्ट हम बाहर से मंगवाते हैं तो उनको पेमेंट तो करनी है हम लोगों ने। तो वो पेमेंट की जाती है थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट, थ्रू। अब जब तक आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट ना हो, क्या आप पेमेंट कर पाओगे? जब पेमेंट नहीं कर पाओगे, क्या वो एसेट आप तक आएगा? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस तो हो गया। कि अगर ये मैं परचेजेस ना करता तो क्या मैं लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाता? नहीं, कभी भी ना बनवाता, जरूरत ही नहीं थी फिर। तो क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ना हो गया? तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि भाई इस लेटर ऑफ क्रेडिट को बनवाने के जो चार्जेस हैं, ओपनिंग चार्जेस, वो मेरे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस हैं और वो मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेंगे। बात समझ आ गई? फिर लेटर ऑफ क्रेडिट क्या? कि मैं एक एसेट परचेज कर रहा हूं 2.56 मिलियन का, 25,60,000 रुपए का, और इसको परचेज करने के लिए मैं लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा रहा हूं। तो बैंक वालों के पास ये चेक मैं खुद लिख सकता हूं, मैं खुद ड्रॉ करके दे सकता हूं। लेटर ऑफ क्रेडिट मैं खुद से नहीं दे सकता। लेटर ऑफ क्रेडिट हमेशा जब भी आपको जरूरत होगा आपने जाकर बैंक से बनवाना है। फिर आप बैंक को बताओगे कि आपको, जिस तरह आप चेक लिखते हो ना, 5,000 का लिख दो तो 5,000 विड्रॉ हो जाएगा, 10 का लिखो 10,000 विड्रॉ हो जाएगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी आपको कितनी अमाउंट का चाहिए आपने बताओगे, भाई कितनी अमाउंट आपने उस पर्सन को देनी है जिसको जाकर मैं ये लेटर ऑफ क्रेडिट दूं। तो वो टोटल अमाउंट है 25,60,000। फिर इसके ऊपर ना बैंक के चार्जेस होते हैं, वो 0.1%, 0.2% या कोई फिक्स्ड अमाउंट वो होगी, वो हमें पे करनी पड़ती है। तो वो पे करने वाली अमाउंट उसने ऊपर बता दी कि इस अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाने के लिए आप एक तो ये अमाउंट पे करोगे बैंक को, प्लस उसके अपने ओपनिंग चार्जेस भी पे करोगे। अगर ये चार्जेस ना दिए तो इस अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट भी नहीं बनेगा। बात क्लियर हो गई? तो ये तो वो अमाउंट है ना जो लेटर ऑफ क्रेडिट पर मौजूद है। मतलब अब उसने डॉक्यूमेंट की बात की, तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट ही तो है। उससे उतनी अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट लेने के लिए मैं उसको ये वाली अमाउंट पे भी करूंगा। अब क्या है कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट जब मैं बनवाता हूं ना 25,60,000 रुपए का, बैंक मेरे अकाउंट में से 25,60,000 रुपए निकाल लेगा और वो और बनाकर भी उसी टाइम पर देगा जब मेरे अकाउंट में उतने पैसे मौजूद हो। ऐसा नहीं हो सकता मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और उसने मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे दिया, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे अकाउंट में से ना सिक्योरिटी के तौर पे वो सारे पैसे रख लेगा अपने पास, और वो पैसे सिर्फ उसको ही देगा जिसके पास ये लेटर ऑफ क्रेडिट। अब मैं खुद भी चाहकर इतनी अमाउंट नहीं विड्रॉ करवा सकता अपने अकाउंट में से। बात मेरी समझ आई है? मेरे अकाउंट में रखा हुआ था 1,00,000 रुपया, मैंने बैंक वालों से 80,000 रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा दिया। ऑल राइट, अब बैंक वालों ने चेक किया क्या मेरे अकाउंट में 80,000 रुपया है, आंसर मिला यस, वो मुझे 80,000 रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट बनाकर दे देंगे। अब वो 80,000 रुपया फ्रीज हो चुका है, अब वो 80,000 रुपया यूटिलाइज नहीं हो सकता। अब वो 80,000 रुपया उसी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा जिसके पास वो लेटर ऑफ क्रेडिट। क्लियर? अब मैं भी अगर कोई ट्रांजैक्शन करूंगा तो मैं 20,000 की ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, मैं बाकी किसी मैं 30 की नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ गई होगी? अब देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मोड ऑफ पेमेंट ना हो गया, और जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट जाएगा उसको भी कंफर्म होता है कि भाई ये अकाउंट में पैसे मौजूद हैं और मैंने सिर्फ डिपॉजिट करना है और मुझे पैसे मिल जाएंगे, और इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं। गॉट इट? और इसको कहा जाता है LC। इन शॉर्ट हम इसे क्या कहते हैं? LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। आपने शायद न्यूज में कुछ अर्सा पहले सुना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई थी। उसकी रीजन कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना काफी दुश्वारियां आ रही थी,
उसकी रीजन क्या था? रीजन ये थी कि बैंक्स वाले एलसीज इश्यूज ही नहीं कर रहे थे। एलसीज मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट ही नहीं दे रहे थे। जब लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दे रहे तो बाहर के सप्लायर्स ने कहा कि भाई हम आपको चीजें नहीं दे सकते। बात क्लियर? नेक्स्ट वन, तो ये दोनों अमाउंट्स ऐड हो जाएंगी। फिर इंपोर्ट ड्यूटीज, इनकम टैक्स, एडजस्टेबल मतलब रिफंडेबल, तो सिंपली इग्नोर कर देना, लेस ना करना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लेस उस टाइम होगा जब ऊपर वाली अमाउंट्स में शामिल हो। क्या पहले से शामिल है? फिर तो इग्नोर करो। क्लियर? नेक्स्ट, सेल टैक्स जो होता है ना वो आप लोगों का नॉन रिफंडेबल है, वो ऐड हो जाएगा। लेकिन जो इनकम टैक्स होता है ना ये रिफंडेबल होता है, एडजस्टेबल, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। फिर देखें ऑक्ट्रॉय चार्जेस। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए। ये होता है वो चुंगी टैक्स, टूल टैक्स, जो ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों ने पे करना होता है। तो भाई ये आप लोगों का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, इसको ऐड करेंगे। ऑलराइट, साथ में एक और आ गए, डेमरेजेस चार्जेस। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, इनिशियल लेवल था, तो इसके साथ मैंने लिख दिया पेनल्टी चार्जेस, आप लोगों के काम, लेकिन फ्यूचर में नहीं लिखा हुआ होगा, तो वो बातें आपने खुद याद रखनी। ऑक्ट्रॉय चार्जेस ऐड होंगे। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि लोकेशन तक लाने के तमाम तरह एक्सपेंसेस आप लोगों ने कैपिटलाइज करने हैं। एम आई राइट? गुड, शाबाश। मैंने अपना एसिड लिया पोर्ट पर से, मतलब बाहर से इंपोर्ट करवाया, तो वो कराची बंदरगाह पहुंच गया, वहां से मैंने लेकर आना है लाहौर, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़ेंगे। मैंने उस मजदे वाले को 50,000 रुपये पे कर दिया, साथ में मैंने लोडिंग अनलोडिंग के भी 10,000 रुपये पे कर दिया। रास्ते में आ रहा था तो एक टूल टैक्स आया, ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया उसे। उन्होंने कहा कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। भाई साहब के पास अपना लाइसेंस ही नहीं था, और ट्रैफिक पुलिस वालों ने 2,000 रुपये का चालान कर, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वो लोकेशन तक तो अभी पहुंचा ही नहीं है। नहीं बनेगा, शाबाश, ये नहीं बनेगा। तो इसमें ऐसे नहीं कहा था कि भाई आप ऐसे ड्राइवर को दो जिसका लाइसेंस ही ना हो। बताओ, तो भाई ये तो आपके ऊपर सजा है। आप अपनी सजा किसी और को तो ना दो ना। आप अपनी पेनल, अगर आप पे किसी किस्म की कोई पेनल्टी पड़ती है, आपकी वजह से किसी किस्म का कोई लॉस हो जाता है, भाई आप वो चीज लेकर आए और वो आप पिक कर रहे थे और वो गिर गई और डैमेज हो गई, डैमेज होने पर रिपेयर मेंटेनेंस हम लोगों ने करवाई तो उसके ऊपर 3,000 रुपये लग गए। क्या वो 3,000 रुपये कॉस्ट ऑफ एसिड को दूं क्योंकि अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ? नहीं, अपनी सजा किसी एसिड को नहीं देनी आप लोगों ने। क्लियर? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई डैमेज हो जाए, आप पर कोई पेनल्टी पड़ जाए किसी भी किस्म की, तो वो आपका एक्सपेंस है, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट। अब जैसे ही मैंने पेनल्टी का वर्ड देखा ना तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। किसी को डाउट? लेकिन बात अभी तक हजम नहीं हुई। ये तो नहीं पता चला कि यार बेसिकली ये खुद क्या है, डेमरेजेस चार्जेस क्या है। एग्जांपल्स मैंने आपको दी, लेकिन डेमरेजेस चार्जेस ना एक स्पेसिफिक टर्म है जो यूज होती है उस टाइम पर जब मैंने बाहर से कोई चीज मंगवाई और वो कराची बंदरगाह पे पहुंच गई, या किसी भी कार्गो ऑफिस पहुंच गई, या एटसेंट्रा जैसे भी मंगवाई, तो उनका ना मुझे मैसेज आ गया कि भाई आपकी ये चीज पहुंच चुकी है और आप आके पिक कर लो। उसके लिए ना एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि आप 1 डे, 2 डे, 3 वर्किंग डेज में आकर इसको पिक कर लें। और मैं नहीं जा सका, मैं गया 10वें दिन। अब चीज तो उनके पास पड़ी होगी, लाजमी बात है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने मुझे हैंड ओवर भी कर देनी है, लेकिन अब वो मुझ पर पेनल्टी लगा दें। वो कहेंगे कि भाई क्योंकि आप डिले आ रहे हो, कुछ दिन बाद आ रहे हो, तो भाई इस चीज को हमने इतने अरसे के लिए होल्ड किया, इसका हमें रेंट पड़ गया है। ओके, होल्ड, हमने इसकी हिफाजत की है, तो उसके लिए इस पे रेंट पड़ गया है।
तो पर डे के हिसाब से वो कोई ना कोई फाइन लगा देते हैं। ये वो फाइन जो है वो कहलाता है डेमरेजेस चार्जेस। अगर मैं लेट डिलीवरी रिसीव करूं अपने एसिड्स की, तो मेरे पास जो चार्जेस या फाइन मुझे पे करना पड़ेगा उसे कहा जाता है डेमरेजेस चार्ज। एसिड ने कहा था कि भाई 10वें दिन आना, नहीं ना, तो फिर ये एसिड को चार्ज भी नहीं करना। बात क्लियर सब बच्चों को? किसी को डाउट? नेक्स्ट वन इज सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब जैसी बात आती है ना सन्ड्री एक्सपेंसेस और ब्रैकेट्स में कुछ ना हो तो आप लोगों ने इग्नोर कर देना। गॉट इट? लेकिन जैसे उसने कहा नेसेसरी टू ब्रिंग इन वर्केबल कंडीशन तो ऐड हो। क्लियर? नेक्स्ट वन क्लियरिंग एजेंट फी। ये तो एक किस्म की प्रोफेशनल फी हो गई। भाई आप लोगों ने बंदरगाह पर जब अपने एसिड को क्लियर नहीं करवाओगे ना तब तक आप उसको रिसीव नहीं कर सकते। तो क्लियर करवाने के लिए एजेंट को फी पे की, तो ये एक किस्म की प्रोफेशनल फी है, तो इसके लिए आप लोगों ने ऐड कर देना है इसको। और मशीनरी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू फैक्ट्री ऐड हो जाएंगे। और जब आप इन तमाम अमाउंट्स को ऐड करेंगे, अच्छा, फिर आप लोगों ने जब सोल्यूशन बनाना होगा ना तो बिल्कुल ऐसे इन तमाम चीजों को लिखोगे। अब जैसे सपोज के इनकम टैक्स एडजस्टेबल, मैंने कुछ नहीं लिखना, मैं लिखूंगा इनकम टैक्स एडजस्टेबल, लेकिन साथ में इधर आकर डैश लगा दूंगा कि भाई इनकम टैक्स एडजस्टेबल क्वेश्चन में है लेकिन पार्ट ऑफ एसेट नहीं बनेगा, मैं डैश लगा दूंगा। बात क्लियर? इसी तरह से डेमरेजेस चार्जेस इधर आके डैश लगा दो कि हम इसमें से कुछ भी कैपिटलाइज या कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनाते। एनी प्रॉब्लम? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या आया? 33,82,000, ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन, ये इसका आंसर था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 मोस्टली स्टूडेंट से हो गया था, ऐसे ही था। अच्छा, इश्यूज कहाँ पे आए थे? एक तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स में। आई होप कि अगर फ्यूचर में कभी पूछेगा तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लोगे। दूसरा जो इश्यू आया था ना इन पर, अब बेसिक इश्यू पता है क्या था? कि आपको ना पता ही नहीं था ये दोनों हैं, इस वजह से डिसाइड करने में भी मसला। देखो भाई, मैं अकाउंटिंग तो आपको पढ़ा सकता हूं लेकिन मैं BWCS नहीं पढ़ा सकता। ऑल राइट, कि मैं आपको हर एक चीज का मतलब बताता रहूं। तो एग्जाम में कभी ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल न्यू टर्म्स, हालांकि कोशिश होगी हमारी कि हम इन तमाम टर्म्स को गो थ्रू कर लें, कोई न्यू चीज ना हो, लेकिन फिर भी आई कैप है, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें से कोई एक चीज भी आप गलत से प्लस माइनस कर गए, लाजमी बात है ये बात तो गलत हो गई है ना। अच्छा, अगर क्वेश्चन है ना इतना, फिर फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि 5 नंबर नहीं देगा, 4.5 दे देगा, 4 दे देगा, लेकिन देगा जरूर। लेकिन अगर क्वेश्चन किसी और नेचर का हो, डेप्रिसिएशन आगे कैरिंग अमाउंट, तो फिर वो तो ठीक नहीं आने वाली, तो फिर मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए सोच समझ कर। क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट और ज्यादा आ रही थी हमारे पास। क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज क्या है? एट विच प्लांट वुड बी कैपिटलाइज, और फिर क्या है? डेप्रिसिएट। तो भाई डेप्रिसिएशन के लिए पहले तो कॉस्ट का पता होना चाहिए। कॉस्ट को डिटरमिन करने गए, हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट ऑफ एसिड, कॉस्ट ऑफ प्लांट। अब क्वेश्चन को तरह पढ़ा, कहते हैं अमार इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल products and has factorized in 2 different cities. On 1st November 2011, he bought a new state-of-the-art plant from Queens Incorporation, USA. INC is known as Incorporation. The invoice value of the plant was, other relevant details are as follow. तो invoice value ऐड हो, सबसे पहली चीज आपने यही लिखी, कॉस्ट ऑफ प्लांट, इनवॉइस वैल्यू कितनी? 250। अब जो अदर इंफॉर्मेशन है वो किस चीज में है? इनवॉइस वैल्यू किस में है? तो मसला नहीं है, फिर मैं भी राउंडिंग ऑफ रुपीस इन मिलियन करूंगा। अब आपको कंप्लीट अमाउंट लिखने की जरूरत है, आपने मिलियंस में ही चलना है फिर।
तो मैं रुपीज इन मिलियन करने के बाद पहला पॉइंट लिख दूंगा इनवॉइस वैल्यू विच इज 250। फिर अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन में पहली चीज क्या है, तो माइंड में क्लिक हुआ भाई इंपोर्ट चार्जेस तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट होते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट में उसने डिफरेंट डिफरेंट चीजें मुझे बता दी। कौन सी? एलसी ओपनिंग चार्जेस। अब देखो अब उसने क्या वर्ड यूज किया, अब लेटर ऑफ क्रेडिट को इन शॉर्ट उसने जाकर बता, तो क्या अब आपके नॉलेज में है नहीं, क्या करोगे, ऐड कर देंगे। और हम लोग भी ऐसे ही लिखेंगे, इनवॉइस वैल्यू लिखा, उसके बाद हम लोग लिख देंगे एलसी ओपनिंग चार्ज 1 मिलियन, देन इंपोर्ट ड्यूटी। अब देखो क्वेश्चन साइलेंट है, इंपोर्ट ड्यूटी तो फिर, और वैसे भी ऐड ही होती है इंपोर्ट ड्यूटी, ये रिफंडेबल नहीं होती, ये नॉन रिफंडेबल है। क्लियर? फिर आ गए सेल्स टैक्स पेड, अगर ये होता ना सिर्फ सेल्स टैक्स तो ऐड होता, ये भी नॉन रिफंडेबल होता है। ऑलराइट, लेकिन उसने क्या कहा, रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट, सिंपली इग्नोर। रिकवरेबल है मींस एडजस्टेबल है मींस रिफंडेबल है, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं। बात क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, किसी को डाउट? फिर गए साइट प्रेपरेशन, कहता है कॉस्ट इनकर्ड फॉर, अब ये तो थी उसकी हेडिंग, साइट प्रेपरेशन हमारी कॉस्ट ऑफ एसिड है, किसी को डाउट? लेकिन पे हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं आपको रिकवर हो जाएगा अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट, मतलब बाद में ये आपको हम वापस कर देंगे। तो जब वापस कर देंगे, एडजस्ट हो चाहे रिकवरेबल हो या रिफंडेबल हो, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने अभी अमानतन गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं जो बाद में आपको मिल जाने। ये एक बाद में बैलेंस शीट के अंदर सेल टैक्स रिकवरेबल मेरा एसिड बन जाएगा, अगर ड्यूरिंग द पीरियड रिकवर ना कर सका तो ये करंट एसिड के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि हर वो चीज जो मैंने पे कर दिया वो कॉस्ट ऑफ एसिड नहीं की, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कहाँ लिखा हुआ था कि 250 हमने पे किया है? ये बात भी तो कहीं नहीं लिखी हुई थी। ओके, तो इसका ताल्लुक होता है इस बात से, रिकवरेबल है या रिकवरेबल नहीं है। रिकवरेबल है तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर रिकवरेबल नहीं है तो कैपिटलाइज कर दें। क्लियर? रिकवरेबल का वर्ड यूज करें, रिफंडेबल का वर्ड यूज करें या एडजस्टेबल का वर्ड यूज करें, एक ही बातें हैं सबके लिए। डन? साइट प्रेपरेशन भाई कैपिटलाइज होती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, तो देखते हैं इसमें उसने 3 एक्सपेंसेस दे दिए। क्या कहते हैं? अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट, ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि साइट प्रेपरेशन के लिए ही कंसल्टेंट है तो किस्म की प्रोफेशनल फी हो गई, राइट। फिर कहते हैं सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, भाई चलेगा ये भी फिर, लेकिन साथ में उसने कह दिया अबाउ इंक्लूड्स। अब अबाउ कौन, क्या इनवॉइस वैल्यू? अच्छा, इसकी बात कर रहा होगा इंपोर्ट्स वगैरह की, किसकी? भाई जब साइट प्रेपरेशन में चला गया है तो इनकी बात कर रहा है। अब अबाउ इंक्लूड्स में उसने ये नहीं कहा कि कौन सा अबाउ, अमाउंट पे टू कंसल्टेंट या सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। उन्होंने कहा बस साइट प्रेपरेशन के लिए इससे पहले जो मैं 2 एक्सपेंस कर चुका हूं उनमें शामिल है क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू, का कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनना चाहिए। अच्छा, अगर ये बात होती यूं, ये देखो साइट प्रेपरेशन, और ने सिंपली एक बात बता दी कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग 0.8, मैं सिंपली इग्नोर कर देता, मैं और कुछ भी ना। लेकिन जब उसने, अब देखो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बननी चाहिए, जब मैंने इसको देखा तो उन्होंने कहा भाई 2+3 = 5, इस 5 में 0.8 की मिस हैंडलिंग है, अब जाकर इग्नोर नहीं करना, माइनस करना है।
ऑल राइट। अब मेरे ख्याल से आपको इग्नोर और डिडक्ट माइनस करने का पता चल गया है कब करने और कब नहीं करना, क्योंकि अब ये पहले से शामिल था, हमने शामिल नहीं करना तो हम लेस कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले एज इट इज लिखेंगे और आके लिख देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज और उसके साथ माइनस मतलब ब्रैकेट्स में 0.8। एनी डाउट? फिर देखो, तो कहते हैं द प्लांट वाज रिसीव्ड एट साइट ऑन 1 Feb 2000। मैंने एक्वायर कब किया था? 1 November 2011 मैंने उसको परचेज किया, लेकिन मेरी लोकेशन तक कब पहुंचा? 1 Feb 2012। मतलब उसको हमारे तक पहुंचने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ्स लग गए हैं। क्लियर? अच्छा, मेरा अकाउंटिंग एंड कब हो रहा है? तो फिर 2011 के एंड पर मैं कुछ भी एज इट इज कैपिटलाइज नहीं करने वाला, क्योंकि एसिड ही नहीं है, एसिड आया ही नहीं है 2011 में, 2012 में पहुंचा है। कब पहुंचा? 1 Feb 2000। कहते हैं द इंस्टॉलेशन एंड द टेस्ट रन। क्या मैंने क्लिक कर नहीं लिया भाई? कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस है। इंस्टॉलेशन एंड वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन, मतलब 1 Feb को पहुंच गया लेकिन अवेलेबल फॉर यूज नहीं था, तो मतलब रिकॉग्नाइज तो अभी भी नहीं होगा। क्यों? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अभी नहीं मिल सकते जब तक के इंस्टॉल ना हो जाए। पहली कंडीशन यही थी। दूसरी बात, अभी तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस रहते हैं, तो कॉस्ट को भी रिलायबली मेजर नहीं कर सकता, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा 1 Feb को। 3 मंथ्स मोर, फेब, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के एंड तक इंस्टॉलेशन होगी और टेस्ट रन होगा। गॉट इट? तो अवेलेबल, अगर टेस्ट रन सक्सेसफुली हो जाता है तो अवेलेबल फॉर यूज कब से बनेगा? 1 मई से जाकर। बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर क्या हुआ, कितनी कॉस्ट आई? कहता है कॉस्ट ऑफ रुपीज, अब ये एक ही अमाउंट बता दी और ये दोनों कैपिटलाइज होनी थी, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप दोनों को लिखो, इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन ऑफ रुपीज, ये 6 मिलियन जाकर आपने ऐड कर, यहां तक कोई इशू? क्लियर? अलग अलग बताता तो अलग अलग लिख लेते, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड टेस्ट रन कॉस्ट अलग अलग लिख लेते। दोनों को मर्ज करके बता दिया, हम भी मर्ज करके लिख दिया। लेकिन साथ में अब नेक्स्ट क्या कहता है? कहते हैं ये जो टेस्ट रन हुआ है इससे सैंपल बने, और वो जो सैंपल प्रोसीड्स आई हैं, कौन से वाली? अब आप अगर याद करें, इस नेट से मुराद ये नहीं है कि टेस्ट रन की कॉस्ट को माइनस कर दिया, नहीं। इससे मुराद है कि ये जो सेल प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन ऑफ रुपीज, कि जब इनको सेल किया तो क्या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं आया होगा? तो हम लोगों ने वहां पे क्या पढ़ा था कि नेट सेल प्रोसीड मतलब सेल प्रोसीड्स लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जो मैंने आपको बताया था कि आपको अक्सर कमीशन पे करना पड़ता है। तो वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकालने के बाद जो आपको प्रोसीड्स मिली वो कितनी थी? अब हमारा रूल क्या था? हमारा रूल ये था कि भाई जो टेस्ट रन होता है ना, उसकी कॉस्ट में से सेल प्रोसीड्स लेस हो जाती हैं। एम आई राइट? अब मुझे तो ये नहीं पता टेस्ट रन कितने में हुआ, नहीं, ये तो नेट सेल प्रोसीड्स हैं, उसमें इंस्टॉलेशन भी शामिल है ना 6 मिलियन में भाई। अब 6 मिलियन की इंस्टॉलेशन प्लस टेस्ट रन, अब क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन 6 मिलियन। अगली लाइन पे लिख लेंगे नेट सेल प्रोसीड। अगर टेस्ट रन की कॉस्ट अलग से होती तो 1.2 मिलियन माइनस करते करते तो अभी भी जाके माइनस कर दो, अगली लाइन में लिख दो नेट सेल प्रोसीड ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन और जाकर माइनस कर देना 1.2, ये 6 में से
तो टोटल 4.8 आ जाएगा ना, इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन। अच्छा ये यूं भी हो सकता है, एक ही लाइन लिखो, इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन, ब्रैकेट में लिखो 6 माइनस 1.2 इज इक्वल टू, और ये जाकर ऐड, मतलब अमाउंट के कॉलम में 4.8। क्लियर? या ये यूं लिखा जा सकता है कि पहले 6 लिख लो, फिर इसमें से माइनस कर दो 1.2। गॉट इट? इसी तरह से ये जो साइट प्रेपरेशन थी ये लिखी जा सकती, आपसे साइट प्रेपरेशन लिखें, इधर आ जाए, लिखें 2 + 3 लेस 0.8 एंड द आंसर इज 4.2, जाके लिख दो सामने। क्लियर? और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट पॉइंट नंबर 3 में? ऑल क्लियर? चल गुड। अब आपको पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें मैं कैपिटलाइज करता जा रहा हूं। नेक्स्ट 4th पॉइंट देखिए भाई, हम लोगों ने कहा था कि इस एसिड को उसकी लोकेशन एंड कंडीशन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट तक लाने के तमाम तरह एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करना। एम आई राइट? तो देखो नेक्स्ट पॉइंट कहते कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन, अगर ये बात ना बताता तो क्या 3rd पॉइंट से हमें पता चल नहीं गया था कि 1 मई को होगा? कैसे? क्योंकि 3 मंथ्स लग रहे थे, 1 Feb से आगे 3 मंथ्स, तो 1 मई से प्रोडक्शन अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है। गॉट इट? अच्छा इसने भी हमें बता दिया, चले मेहरबानी इसकी। नेक्स्ट वन इज कहते ड्यूरिंग द पीरियड, कौन सा पीरियड? इन विच प्लांट वाज, अब जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ना उसका आंसर फौरन से मौजूद होता है। मतलब बात कर रहे हैं हम 3 मंथ्स की, जिसमें इंस्टॉलेशन हो रही थी, और इंस्टॉलेशन कितने अरसे की हो रही थी? 3 मंथ्स की हुई है। मतलब उसकी बात कर रहे हैं कि उस टाइम पर क्या हुआ, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड्स। अब बेसिक रूल क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनते। ओके, बिल्कुल सही रूल है, ऐसा ही है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों? अब मेरी बात सुनिए जरा। कहते हैं इंक्रीज बाय रुपीज, इन टोटल ये कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बने, लेकिन उस एसिड की वजह से अगर इनमें कोई इंक्रीज आया वो बनेगा। मतलब मेरे पुराने एम्प्लॉयज थे, मैंने उनको यूटिलाइज किया, जो सैलरी पहले दे रहा था वही सैलरी ही अभी भी दे रहा हूं, काम लूं या ना लूं सेम सैलरी दे रहा हूं। अब उनको अगर इंस्टॉलेशन में मैं लगा भी दूं ना तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मैं उनको ओवर टाइम पे करूं कि भाई तुम इधर काम करो मैं तुम्हें ओवर टाइम दूंगा, तो वो जो ओवर टाइम है ना वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। अगर किसी किस्म के कोई एडिशनल बेनिफिट्स उनको पे कर रहा हूं उधर काम करवाने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बने। क्लियर? तो आपने बेसिक रूल, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड्स। लेकिन इस केस में जो इंक्रीज आया है वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट टोटल नहीं बनते, लेकिन जो इंक्रीज आता है एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड, तो मतलब वो इंक्रीज तो सिर्फ इसी वजह से, इंस्टॉलेशन की वजह से है। ऐसे ही है ना? वो जो इंक्रीज है वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट, तो 1 मिलियन यहां से ऐड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहता है सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर्स इज रुपीज पर मंथ। अब फैक्ट्री मैनेजर, उसका तो काम है इसको मैनेज करना, हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं 250,000 पर मंथ करते रहेंगे। क्वेश्चन अगर यहां पे बस कर देता मैं कुछ भी ना कर, ओके। लेकिन आगे वो क्या कहता है, he contributed 30% of his time in the installation, तो इंस्टॉलेशन की सुपरविजन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हाँ, तो सैलरी इंक्रीज नहीं होगी इन टोटल, लेकिन जितना टाइम वो इसके ऊपर लगा रहा है वो शामिल करेंगे। अब यही काम तो ऊपर था, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इन टोटल हमने नहीं देखे ना,
लेकिन ड्यू टू इंस्टॉलेशन उनमें कितने का इंक्रीज आया वो जाके देखा। अब ये जो फैक्ट्री मैनेजर है ना, तो इट मीन्स दैट उसको शायद हम इतनी सैलरी पहले नहीं दे रहे थे, लेकिन अब क्या है, क्योंकि उसने इंस्टॉलेशन की सुपरविजन को भी देखना है, तो हमने कुछ ना कुछ उसको ज्यादा दिया होगा। लेकिन टोटल वो उस इंस्टॉलेशन की सुपरविजन को नहीं देख रहा, सिर्फ उन्हें बाकी चीजें भी देखनी है। तो क्या कि इस सैलरी का 30% आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस के तौर पर जाके लिखना है, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनाओगे। लेकिन अब यहां पर देखें, 250 तो पर मंथ है, तो हमने क्या करना है, 250,000 इंस्टॉलेशन कितने अरसे के लिए हुई, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 750 नहीं लेकर जाऊंगा, इस टोटल अमाउंट का और अमाउंट इन रुपीज मिलियन लिख रहा हूं, तो ये जाकर ऐड कर। ऑल राइट, अब बड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है ये, कि बेसिक रूल्स में एक चीजों से मना किया गया था, लेकिन जब यहां पर पहुंचे तो कुछ हद तक आने लग गए। तो यही पॉइंट ही तो समझाने थे। हर कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकली भी नहीं कंप्लीट होता, और हर कॉन्सेप्ट सिर्फ न्यूमेरिकली भी नहीं कंप्लीट होता। ये होते हैं मर्जर, कुछ चीजें थ्योरी से कंप्लीट होती हैं, कुछ चीजें न्यूमेरिकल। अब आप खुद सोचो कि अगर ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, क्या 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं गए हमारे, हर एक चीज का पता चल गया है कि कितनी अमाउंट किस किस हवाले से आएगी। तो अब इसका जो 30% सुपरविजन ऑफ इंस्टॉलेशन था वो कैपिटलाइज करेंगे। डन। तो 250 का 30 नहीं लेना, 250 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 30%, तो ये कैपिटलाइज हो। अब किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? नेक्स्ट वन, स्टॉक ट्रेनिंग पढ़ते ही नहीं हो। ओके, नेक्स्ट, plant is expected to be launched 15 years with, ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से रेलिवेंट पॉइंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ एसिड अब हमारे पास क्या बनेगी, 250 से लेकर 0.225 तक जिनको मैंने टिक किया इनको ऐड कर दो, जिनके साथ मैंने ब्रैकेट्स लगाई वो लेस कर दो, तो वैल्यू बनती है 2.225। हाँ जी, क्या सब बच्चों के पास यही वैल्यू आ रही है? कुछ बच्चे 290 कह रहे थे, अपनी वैल्यू को चेक कर लें। 291.225। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग, तो इसके लिए रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा। मैंने बताना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012, और एज इट इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 मई, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय, अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, व्हिच इज इक्वल टू, ऑलराइट। और अगर आपसे पूछी जाती कि फर्स्ट ईयर के एंड पर एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या होगी, देन द आंसर इज 291.225 माइनस 94 जी 0.28, ये होगी द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 31 दिसंबर 2012। वैल्यू की कैलकुलेशन ठीक किया सब बच्चों ने? अच्छा, अब अगर किसी को कोई किसी किस्म का कोई डाउट वगैरह तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई अज्यूम के इस क्वेश्चन की डिस्कशन से जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ना वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके हैं। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि कोई मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी इस लेवल पे आ जाए ना, कि आपको कॉस्ट ऑफ एसिड डिटरमिन करनी पड़े,
तो आप लोग इजीली कर लेंगे। Am I right? जब कॉस्ट डिटरमिन हो जाएगी तो हमारे पास टॉपिक आता है, अब हम इस काबिल हैं कि हम लोग एसिड को डेप्रिशिएट कर सकें। और हमें ये भी पता चल गया है कि डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करनी है, when acid is available for use। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।